बहुत सारी चीज़ें, आधुनिक मनोविज्ञान पे भी चर्चा किए थे, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है। मनोविज्ञान किसको बोलते हैं? मन का विज्ञान। जैसा नाम होता है ना वैसा ही काम होता है, मन का विज्ञान। बहुत सारे विज्ञान है जो आपके मन का विज्ञान नहीं है, दिया हुआ विज्ञान है, रसायन विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। और मन का विज्ञान बोला जाता है कि आपके मन को पहचानना, आपके मन को टटोलना, आपके मन को टेस्ट करना। जनरली ये लोग जो ऐसे वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, वो वही वाली बीमारी का इलाज करते हैं। कौन वाली बीमारी का? जिसके घर में झगड़ा होता है, वो दोनों मिल के जाते हैं उसके पास, फिर वो बैठा के 1 घंटा दोनों का मन टटोलते हैं। समझ गए कि इसका मन क्या कहता है, इसका मन क्या कहता है, फिर उसमें से कचरा बाहर निकालते हैं और दोनों का मन का जो कॉमन पॉइंट है छांट के दोनों को दवाई लिखते हैं कि आप ये वाला काम करिएगा, आप ये वाला काम करिएगा, 15 दिन बाद देखिएगा मिल्लत हो जाएगा। समझ गए? तो वो पहचानने की क्षमता होनी चाहिए कि उसमें से, क्योंकि मिलना अलग चीज़ है, और तोड़ना तो 2 मिनट का काम है कि नहीं? 2 दोस्त बनना साल भर का हो सकता है, मेहनत हो, टूटना विद इन सेकेंड। 10 तो बहुत हो गया, विद इन सेकेंड टटोल लो। कौन सा बात सबसे बुरा लगता है इसको? बढ़िया से बढ़िया दोस्त टूट जाएगा, खाली टटोल लेना है। कौन सा सबसे खराब लगता है, वो वाला काम कर देना है। तो ये आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी प्रकार के प्रकृति भाव को दर्शाया। आधुनिक मनोविज्ञान बोला कि अगर आपको किसी का विकास करना है, स्व का विकास करना है, देश का विकास करना है, राष्ट्र का विकास करना है, तो आप उसके मन को टटोलिए और उसकी मन की प्रकृति के अनुसार उसके लक्ष्य को निर्धारित कर दीजिए, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है? उसकी यहाँ बोला गया है कि अगर आप अपने मन की अवहेलना कर रहे हैं, बार बार नहीं होता है। आपको अगर मन नहीं है मेरे क्लास में आने का, प्रिंसिपल सर बोल दिए कि नहीं तुम जाओ, सर आए पढ़ाने, अगर अपने मन से आप आएंगे तो 1 घंटे में मैं जितना पढ़ाऊंगा हो सकता है उसका 60, 80, 90% आप ग्रहण करके चले जाएं। लेकिन अगर प्रिंसिपल सर के मन से आएंगे तो 2% भी नहीं जाएगा मन में। तो ये मन की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इनका मनोविज्ञान था, जो आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार इन्होंने व्याख्या दिया कि अगर आप राष्ट्र के प्रति, स्व के प्रति लक्ष्य निर्धारित करके काम कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर दुर्लक्ष्य है, ठीक है, मानव प्रकृति के भाव के विपरीत कर रहे हैं काम, अगर आप अपनी मानव प्रकृति, अपनी मन की प्रकृति या स्व के प्रकृति के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य दुर्लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब दुर्लक्ष्य में कन्वर्ट होगा तो आपकी कर्म शक्ति छीन हो जाएगी। यानी कि आप कर्म शक्ति उसको बोलते हैं, काम करने की एबिलिटी। अगर आपकी एबिलिटी काम करने की 8 घंटे की है और आपके मन का काम नहीं हो रहा है तो आप 3 घंटे में थक जाएंगे। और अगर आपके मन का काम हो रहा है तो आपकी क्लास 1 से 2 हो सकता है 3 बजे तक भी पता ना चले कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? कोई इंटरेस्टेड मूवी देख रहे हैं, 15 मिनट के लिए बैठा था, कब 1.5 घंटा बीत गया पता नहीं चला। ये अपने मन की होती है। तो हो सकता है पढ़ने में बहुत को ऐसा इंटरेस्ट लगता है, जैसे रामानुजम का बताया भी आपको एग्जाम्पल कि एक ऑपरेशन करना था, मन लगता था मैथ बनाने में, बिना बेहोशी के उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, जो भी हो। तो ये इनकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आपका जो एकात्म मानववाद था उसमें आता है। उसके बाद चौथा पॉइंट था, प्रकृति के समान राष्ट्र भी प्रकृति के प्रतिकूल चलने पर अनेक व्यथाओं का शिकार बनता है। आज भारत की अनेक समस्याओं का यही कारण है। दैट इज द कंक्लूजन। उन्होंने जो स्वराज में स्व के प्रति के बारे में जो बताया, उनकी अवधारणा यही थी कि आज जो हमारा भारत समस्या से ग्रसित है, 1964 के समय जब उन्होंने मुंबई में व्याख्यान दे रहा था कि ग्रसित है, उसका रीजन यही है कि स्व का जो लक्ष्य होना चाहिए वो लक्ष्य नहीं है, स्व दुर्लक्ष्य की ओर निकला हुआ है। और जब स्व यानी प्रकृति जो मन है उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? विपरीत। अनुकूल का मतलब उसके साथ। प्रतिकूल काम कर रहे हैं तो आप अनेक व्यथाओं से ग्रसित रहेंगे। ऐसा ही है ना? अगर हमारा जो नेचुरल जीने का तरीका है उसको हम मैनमेड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में ग्रहण कर लेती है। यहां भी सेम चीज है। राष्ट्र को भी उन्होंने स्वयं से जोड़ा कि अगर हम प्रतिकूल चलें तो हमारा राष्ट्र विभिन्न प्रकार की व्यथाओं का शिकार होता है और भारत आज इन्हीं समस्याओं से गुजर रहा है। इसीलिए उन्होंने सभी राजनेताओं से बोला कि आप राष्ट्र के बारे में बाद में सोचिए, आप स्व के बारे में पहले सोचिए। स्वतंत्रता और स्वराज में आप तंत्रता और राज को भूल जाइए, सिर्फ एक वर्ड पे आइए, स्व। जिस दिन आप अपना स्व सुधार लेंगे, स्व के बारे में आगे बढ़ जाएंगे, राष्ट्र की विकास ऑटोमेटिक हो जाएगी।
इसके बाद जो उन्होंने उसी व्याख्यान में बताया था नैतिक पतन और अवसरवादिता। नैतिक समझते हैं ना, बचपन में हम लोग के, आप पता नहीं आप सिलेबस में चलता है कि नहीं, मोरल स्टोरी, नैतिक शिक्षा नाम का एक किताब ही चला करता था जो अब नहीं चलती है। हर एक स्कूल में आपको वही ना, मैकाले की शिक्षा पद्धति जो है बच्चे बिगाड़ने का सबसे बड़ा रीजन था। तो ये नैतिक शिक्षा में बताया जाता है कि एक मानव स्व को पहचानता है, अपने आप को पहचानता है, एकात्म को पहचानता है तब जब उनमें नैतिक गुण हो। सब कोई नहीं पहचान सकता है। सोना की परख जौहरी ही कर सकते हैं। आम आदमी को सोना बगैर दे दिया जाए और निकला हुआ वो कोयला समझ के फेंक देगा, क्योंकि वैसे ही काला फाला पड़ा रहता है, एक जौहरी नहीं फेंकेगा। तो नैतिक गुण जब तक आपके अंदर नहीं आएंगे तब तक आप स्व की पहचान नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाले तथा राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश व्यक्ति इस प्रश्न की ओर उदासीन हैं। फलतः भारत की राजनीति अवसरवादी एवं सिद्धांतहीन व्यक्तियों का अखाड़ा बन गई है। दो वर्ड इन्होंने यूज किया, अवसरवादी। क्या होता है इसका मतलब? समय देख के आपसे दोस्ती करना, क्योंकि उसी समय भारतीय राजनीति में दल बदल की बहुत विकराल स्थिति हो गई थी। खास नाम नहीं याद है, वो पंजाब के कोई एक लीडर थे कि हरियाणा के, हाँ, उन्होंने बहुत दल बदल किया। इन सब यानी दल बदल हम कब करते हैं? जब हमें अवसर मिलता है। हमें जनता ने इस कार्य के लिए चुना था लेकिन हमने अवसर देख के अपने फायदे के लिए बदल लिया। या ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें हम अवसर, नॉट फॉर राजनीति, पर्सनली भी अवसरवादिता होता है। आज इन्होंने 2 सिंघाड़ा खिलाया तो इसका दोस्त उसने 3 खिलाया तो कल, इसको भी अवसरवादिता ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये अवसरवादी। दूसरा सिद्धांतहीन। सिद्धांतहीन का मतलब, आप सिद्धांत पढ़ते हैं ना, प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल फिजिक्स में पढ़े हैं। सिद्धांत का मतलब होता है सब चीज़ बदल जाए, सिद्धांत नहीं बदलेगा। समझ गए? हर व्यक्ति का स्व का एक सिद्धांत होता है। तो हमारा तरीका बदल जाएंगे, काम करने का नज़रिया बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, लेकिन लक्ष्य जो है उसी सिद्धांत पर, सिद्धांत जो है उसी लक्ष्य की तरफ रहेगा कि हम इस प्रिंसिपल को लेकर काम करने आए थे और इसी पर करेंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की वो सिद्धांतहीनता बहुत अधिक थी, वो अपने लक्ष्य से भटक चुके थे। राजनीतिज्ञों तथा राजनीतिक दलों के ना कोई सिद्धांत एवं ना कोई आदर्श। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदर्श? हर एक बच्चों का एक आदर्श होना चाहिए, आज के समय में बहुत कम होता है। आदर्श का मतलब ये होता है कि आप अपने तरफ से, नॉट उसकी तरफ से, किन की तरह बनना चाहते हैं या किन को मानते हैं। एक्चुअली आप ये स्वयं से प्रेरित होकर कर सकते हैं कि आपका प्रकृति क्या है, क्योंकि आदमी आदर्श अपने प्रकृति वाले व्यक्तियों को मानता है, विपरीत प्रकृति को आदर्श नहीं मानता है। एक पुजारी भगवान को ही आदर्श मान सकता है, राक्षस को नहीं मानेगा। तो वही बोला गया कि इनके आदर्श और सिद्धांत दोनों बिगड़ गए थे, कुछ नहीं था। ठीक है, वो किनको मान रहे हैं कुछ मतलब नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं थी। एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाने वाले व्यक्तियों को कोई संकोच नहीं होता था, जैसा नाम लिया उन्होंने रामलाल। तो ये सब चीज़ें राजनीति में आती है, हम लोग को वहाँ तक नहीं जाना एग्जाम्पल में। लेकिन इनकी जो, ये 1964 की बात थी। दलों के विघटन अथवा विभिन्न दलों में गठबंधन किसी तात्विक मतभेद अथवा समानता के आधार पर नहीं, अपितु उसके मूल में चुनाव और पद ही प्रमुख रूप से रहते थे। मतलब रहते हैं, ये उनके समय की बात है। कहने का मतलब है कि गठबंधन बुरी बात नहीं है। गठबंधन का मतलब था अगर एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो सरकार बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन होना चाहिए। तो गठबंधन जब हम दोस्ती करेंगे, अगर मान लिया जाए हमारा उस लड़के के साथ दोस्ती हो, यानी हमारा गुण उसके गुण से कैरेक्टर मिलना चाहिए ना, कुछ बहुत सारे गुण होंगे। अगर कुछ नहीं मिलता है फिर भी दोस्ती, इसका मतलब क्या है? हो सकता है वो अमीर बाप का बेटा होगा, रोज पैसा लेके आता होगा, दोस्ती कर ले, चलो एक सिंघाड़ा तो रोज खिलाएगा, हमारे पास है नहीं, ऐसे भी दोस्ती होती है। तो यहाँ वाली बात वही है कि राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन इस आधार पे करना शुरू कर दिया कि किसको कितनी मंत्री पद मिलेगी, किसको कितना अधिक कुर्सी दो। हमने 6 विधायक दिया, 3 मंत्री पद दे दो, ठीक है दिया, या और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। तो ये चीज़ क्या बता रहा था कि उनकी जो सिद्धांत था, चरित्र था, वो डूब चुका है। उसका परिणाम क्या हुआ? इन सारी चीज़ों का परिणाम में सभी के विषय में जनता के मन में समान रूप से अनास्था है। आस्था और अनास्था वर्ड समझते हैं? आस्था वर्ड होता है जिसमें स्वाभाविक रूप से आप किसी की इज्जत करें। मान लिया जाए मैं आपके स्कूल में पढ़ाने आता हूँ, आपका टीचर हो गया, थोड़ा डर बन गया तो कहीं मिले नमस्ते सर, दैट इज़ द अनास्था। इसको आस्था नहीं बोलते हैं। डर से प्रणाम राक्षस को भी किया जाता है, पहले दिन बताए थे, कनपट्टी पे लाके सटा देंगे तो पैर भी पकड़ लोगे।
आस्था उसे बोला जाता है, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई दिख गए तो आपके मन से स्वाभाविक रूप से निकल जाए, बाद में पहचानिए कि ये टीचर थे, नमस्ते सर, पहले निकल जाए, दैट इज़ द आस्था। मोटरसाइकिल कौन कौन चलाते हो? सब चलाते हो। पहली बार जिस दिन चलाया था, क्या ब्रेक, क्लच, पैडल सब एक साथ लगा लेते थे? अच्छा, देखना पड़ता था, सोचना पड़ता था, है ना? ब्रेक लगाने की कोशिश करो, 10 कदम बढ़ गया। समझ गए। उसके बाद आज जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो, सामने कोई मुर्गी दिख गई, सोच के ब्रेक लगाते हो या लग जाता है? मुर्गी बाद में दिखती है, ब्रेक पहले लग जाता है। इसको बोलते हैं आस्था। सिंपल एग्जाम्पल में, यानी मोटरसाइकिल चलाने के प्रति आपकी आस्था इतनी अधिक हो गई है कि आपका ब्रेन से पहले दिल काम कर जाता है। तो ये शब्द अनास्था और आस्थे के बीच का अंतर बताता है कि जो काम आप सोच के करें, डर से करें, वो अनास्था में गिना जाता है, और आपके मन से अगर निकल जाए, दिल से निकल जाए, तो उसको आस्था में गिना जाता है। ठीक है? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है कि जिसकी आचारहीनता के विषय में कुछ ना कुछ कहा जाए तो जनता विश्वास ना करे। उस जनरली वो राजनीतिज्ञों पे टिप्पणी थी उनकी कि उस समय के जितने राजनीतिज्ञ हैं, कोई एक भी राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं है जिसके विषय में जनता को जाके बताया जाए कुछ गलत, तो ऐसा नहीं है कि वो आंख मूंद के कहेगा नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी अनास्था बढ़ना उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति को बदलना होगा, बिना उसके समाज में व्यवस्था और एकता स्थापित नहीं की जा सकती। यानी सिंपल वे में कहना था कि जनता के मन में राजनीतिज्ञों के प्रति एक आस्था उत्पन्न होनी चाहिए, और ये होना पड़ेगा, तभी हम स्व को बढ़ावा दे सकते हैं, और स्व के साथ साथ राष्ट्र के भी बढ़ावा हो जाएंगे।